मेरी आँख बारिश के शोर से खुली। कमरे में खूब अंधेरा होने की वजह से टाइम का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल था। हवास थोड़े बहाल हुए तो मैंने साइड टेबल से फ़ोन उठाया। 3:45 हो रहे हैं। शदीद प्यास से मेरा गला खुश्क था। खिड़की खुली होने की वजह से पानी अंदर आ रहा होगा, ये सोच के मैं ब्लैंकेट हटा के बेड से उतरा और लाइट जलाने के लिए बटन पे हाथ रखा तो वो ऑन पे ही था। लाइट गई हुई थी। मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और खिड़की बंद करके रूम से बाहर निकला ही था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आकर मेरे बराबर में खड़ा हो गया है। मैंने जैसे ही साइड पे टॉर्च करके देखा तो वो गैलरी का पर्दा था। मैं नीचे किचन में रखे फ्रिज की तरफ बढ़ा। अभी मैं आधी सीढ़ियाँ ही उतरा था कि मुझे मेरे पीछे से उसके चलने की आवाज़ आने लगी। पहले इस तरह की आवाज़ों से मैं बहुत डर जाता था, लेकिन अब मैं सीधा फ्रिज तक गया, बॉटल निकाली और पानी पीने लगा कि तभी मेरे दोनों कंधों पे उसने हाथ रख के मेरे कान में हल्के से कहा, मुझे कह देते। मैं पलटा तो वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। ये किसी इंसान के लिए दिल दहला देने वाला मंजर होगा, लेकिन शायद अब मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं वापस अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। उसके चलने की आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। मैं बेडरूम में आया और बेड पे लेट गया। वो मेरे सिरहाने बैठ के मुझे बस देख रही थी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे देखती है, जबकि उसकी आंखें हैं ही नहीं। मेरा नाम वकास है। मैं कराची का रहने वाला हूँ और हर लड़के की तरह थी मेरी लाइफ भी। सुबह से शाम ऑफिस और रात दोस्तों के साथ चाय का होटल। कभी चाय के पैसे देने पे लड़ाइयाँ तो कभी बाइक चलाने पे तू मैं। हर गैदरिंग में एक लड़का ऐसा ज़रूर होता है जिससे बाकी सारे लड़के काफ़ी इंस्पायर होते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा लड़का मेरे बचपन का दोस्त सुफियान था। सुफियान एक नंबर का जुगाड़ू। मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ था और वो पढ़ाई के अलावा हर काम में। ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मेरी पोर्ट कासिम पे एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की जॉब लग गई। बड़ी मुश्किलों से मैंने सुफियान को भी अपने साथ लगा लिया। हम सब सारा दिन काम करते और वो रिसेप्शनिस्ट के साथ गप्पे मारता। मेरा तो किसी से बात करने का सोच के ही दिल घबराने लगता था, और वो ना जाने कैसे हर किसी से आराम से फ्रैंक हो जाता था। सेल का सीज़न आ गया था। फैक्ट्री की प्रोडक्शन डबल होने की वजह से तकरीबन रोज़ हमें रात निकलते निकलते 1-2 बज ही जाते थे। एक रात वापसी में मैंने सुफियान से कहा, यार सुफियान, तेरा ये जो हर किसी से बात करने का टैलेंट है यार, ये मुझे सीखना है। अभी हम दोनों इस बारे में बात ही कर रहे थे कि सुफियान को रोड के साथ फुटपाथ पे एक लड़की चलती हुई नजर आई। उसे देखते ही सुफियान ने कहा, चलो फिर आज से ही तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। इस लड़की के पास बाइक रोक और उससे बात कर। उसके कहने के मुताबिक मैंने बाइक लड़की के करीब तो करी, लेकिन पास से हॉर्न बजाता हुआ तेजी से निकल गया। मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया। आगे जाके पलट के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था।
मैं थोड़ा परेशान हुआ, पर सुफियान ने कहा कि यार, डर के मारे कहीं किसी गली में मुड़ गई होगी। मुझे अपनी इस हरकत पे बड़ा अफसोस था कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची। मैं सारे रास्ते सोचता रहा कि अगर कभी मौका मिला तो माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। अगली रात हम दोनों फैक्ट्री से निकले तो उसी फुटपाथ पे वो लड़की जाती हुई नजर आई। सुफियान ने कहा, हाँ मेरे चैंप, आज बात करेगा ऐसे हॉर्न नहीं बजाएगा। मुझे थोड़ी खुशी हुई कि आज माफ़ी मांगने का मौका मिल गया है। मैंने सोचा बाइक को थोड़ा पीछे रोक लेता हूँ और पैदल जाके माफ़ी मांग लूँगा ताकि सुफियान को ना पता लगे। और मैंने यही किया। बाइक रोकी और सुफियान से बाइक ऑन रखने का कह के मैं उस लड़की की तरफ बढ़ा। आगे जाते जाते बाइक की आवाज़ हल्की होती गई और अब माहौल में मेरे और उसके चलने की आवाज़ थी। मैंने थोड़ा करीब जाके उससे कहा, एक्सक्यूज़ मी। वो सीधी चलती रही। मैंने दोबारा कहा, हेलो। इस बार वो रुक गई। मैं उसके सामने सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए ही रुका हूँगा। वो शायद आसमान को देख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला था। आंखों की जगह 2 बड़े गड्ढे थे। उसको देखते ही मैं बाइक की तरफ भागा। सुफियान ने जैसे ही मुझे देखा वो फौरन बाइक मेरी तरफ लाया और हम दोनों वहां से भाग गए। काफ़ी देर तक बाइक चलाने के बाद सुफियान ने मुझसे पूछा कि वकास वहाँ हुआ क्या था। अभी मैं उसे कुछ बता ही पाता कि हम दोनों की दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं, क्योंकि वो लड़की अभी भी फुटपाथ पे हमारे सामने ही चल रही थी। मैंने आखिरी बार उसे अपनी गली के कोने पे देखा था। हम दोनों बहुत डर गए थे। सुफियान को मैंने अपने घर ही रोक लिया, लेकिन सारी रात सिर्फ करवटें बदलते रहे। अगले कुछ दिनों तक मुझे बार बार ऐसा लगता था कि जैसे कोई पीछे से गुजरा है या कोई मुझे देख रहा है। मैं कहीं भी जाता तो मुझे उसके होने का एहसास होता था। एक रात मेरी एक आवाज़ से आंख खुली। मैं ब्लैंकेट के अंदर से काफ़ी देर सुनता रहा। वो आवाज़ मेरे ऊपर वाले कमरे, जो कि स्टोर रूम है, उसमें से आ रही थी और ऐसे थी जैसे कोई कमरे का चक्कर लगा रहा है। सुबह हल्की रोशनी होने तक वो आवाज़ आती और फिर ऐसे हल्के होते होते ख़त्म हो जाती, जैसे कोई बाहर चला गया। मैंने सुफियान को बताया, पर उसने हमेशा कहा कि ये मेरा वहम है। उस रात की वजह से मैं बहुत डर गया। वो मुझे मस्जिद के इमाम के पास ले गया। मैंने सारी बात बताई। उन्होंने कुछ पढ़ के फूंक दिया। उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। लाइट भी गई हुई थी। थोड़ी देर बाद मुझे अपने ऊपर वाले कमरे से आवाज़ आने लगी। मैं खौफ के मारे ज़रा नहीं हिला। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। हल्की रोशनी हुई तो मैंने ब्लैंकेट से मुंह बाहर निकाला तो मेरी चीख निकल गई। सारे घर वाले मेरे रूम में आ गए, क्योंकि मेरी पूरी छत पे गोल दायरे में पैरों के निशान बने हुए थे और दीवार से नीचे उतरते हुए रूम से बाहर जा रहे थे। इसका मतलब जो आवाज़ मुझे रोज़ आती थी वो स्टोर रूम से नहीं, मेरे अपने कमरे से आ रही थी। मैंने घर वालों को सारी बात बता दी। मेरे अब्बू ने एक बंदे को बुलाया। उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ने को दी और उसके बाद वो आवाज़ें बंद भी हो गईं। मैंने सुकून का सांस लिया कि ये मसला हल हो गया है। लेकिन ये खुशी कुछ ही दिन रही, क्योंकि अब
वो दिखाई देना भी शुरू हो गई थी। एक रात मैं सो रहा था कि घबराकर मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा ब्लैंकेट नीचे गिर रहा है। मैंने उसे ऊपर किया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा ब्लैंकेट खींच रहा है। मैंने ब्लैंकेट हटा के देखा तो बेड के नीचे मेरे पैरों के पास वो बैठी हुई थी। मैंने अपना रूम छोड़ दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। घर छोड़ के कुछ दिन सुफियान के घर रहा, पर ऐसा लगता था कि हर दिन उसका असर बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता था जैसे वक्त ख़त्म होता जा रहा है। फिर किसी ने हमें एक बंदे के बारे में बताया और इत्तेफाक से एक नहीं बल्कि काफ़ी लोगों से उनकी तारीफ़ सुनने के बाद मेरे अंदर एक उम्मीद जागी और मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला किया। बड़ी तफसील से मेरा मामला सुनने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो लड़की मुझसे शादी करके अपने साथ ले जाना चाहती है। उन्होंने फिर मुझे एक पेपर दिया, उस पर कुछ लिखा हुआ था। वो शायद मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि किस ज़बान में है। उन्होंने कहा कि ये हर वक्त अपने पास रखना, जब तक ये तुम्हारे पास होगा वो तुम्हारे करीब भी नहीं आएगी और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। मैं खुशी खुशी घर आ गया। अपने रूम में गया तो वो मेरे बेड पे बैठी थी। उसने मुझे एक जार दिया, उसमें बहुत सारी पर्चियाँ थीं और कहा कि जो तुम लाए हो ये उससे ज़्यादा बेहतर है, ये भी रख लो, मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगी। आज मैं अपने कमरे में आया तो वो दुल्हन के कपड़े पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही थी। उसने मुझे भी तैयार होने को कहा है। शायद अब मेरे पास कुछ ही वक्त बचा है। इस सब के बाद क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये रोज़ रोज़ की तकलीफ़ से बेहतर। मेरा नाम अम्मार है और ये थी हमारी आज की कहानी।